तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ना यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड बोर्ड से देखें तो भी इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम लेते ही ऐसा लगता है कि जैसे वो AC/DC जनरेटर वो वाला फील आता है, फ्लक्स नाम आते ही। हालांकि इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम ईजी टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना और कॉपी के अंदर नोट भी करते जाओगे ना, तो आपको लास्ट में जाकर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप पेन कॉपी लेके बैठते होगे और साथ साथ में लिखते होंगे, या फिर पहले वीडियो को देख ले तो पूरा समझ लेते हो एंड उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेते होगे एंड कॉपी में नोट करते होगे, ठीक है ना। और कॉपी में लिखना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना लिखे सिर्फ देखोगे ना तो भूल तो जाओगे। सभी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हो। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है ना, वो होता है 5E। सबसे पहले टॉपिक का नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स नाम आता है, वो AC/DC वही वाले फीलिंग आती है हमको। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है 5E, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही चले जाएंगे। इससे पहले कुछ इसके पीछे का बेसिक भी तो समझना जरूरी है ना, जो जो इस टॉपिक के अंदर काम आएंगे। सीधा तो मैं देखो, मेरी पढ़ाने की आदत है नहीं, ऐसे रटवा तो मैं नहीं हूँ। कौन सी क्वांटिटीज है जो काम आएगी। तो सबसे पहले तो देखो एरिया। अब आप बोलोगे कि एरिया ये तुमको आता है, तो एरिया से चलेंगे एरिया वेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे ये स्क्वायर है एक, जिसकी साइड से ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ABCD। अब इसका एरिया क्या होगा, मैं आपको पूछ रहा हूं इसका एरिया। तो एरिया पूछते हैं, आप डायरेक्ट बता दोगे। स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रख लेना आज से, एरिया होता है ना, एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी। एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो अब क्या करेंगे, इसका वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होगी। तो एरिया वेक्टर है तो इसके ऊपर ये सिंबल आ जाएगा एरिया वेक्टर। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर निकालना है ना, तो उसकी साइड्स ले लो, AB क्रॉस BC। अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों किया, हम डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते थे ना। तो मैंने क्या बोला था, एरिया वेक्टर है तो इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर देते तो डॉट प्रोडक्ट में तो फाइनली यार लास्ट में जाएंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी ना। डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो लास्ट में स्केलर क्वांटिटी आएगी, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर क्वांटिटी आएगी। क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आपने मैथ में 11th में पढ़ा होगा, उसके साथ में I कैप J कैप K कैप लगे होते हैं, जो इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, ना कि डॉट प्रोडक्ट। तो अब इसके अंदर देख लो, AB A मल्टीप्लाई A, तो कितना क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर है ना, तो इसके साथ में कोई वेक्टर क्वांटिटी भी तो आएगी ना, A स्क्वायर थोड़ी आएगा, ये तो स्केलर हो गया। और वेक्टर है तो I कैप J कैप कुछ तो आएगा। तो अब इस एरिया की वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, इस एरिया की वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लेना। देखो, इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, A क्रॉस B का जो प्लेन होता है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। देखो R A क्रॉस B की डायरेक्शन
परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए क्रॉस बी, मतलब कि ए एंड बी ए व बी मिलके जो प्लेन बना रहे हैं ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे दो साइड्स लेने। अब ए में बी तो ये है, हमको कौन सी डायरेक्शन, हमको कौन कौन लेने, ए बी व बी सी, ये दो मिलके ही तो प्लेन बना रहे हैं, ये एंड ये दो मिलके प्लेन बना रहे हैं। तो ए बी में बी सी, तो इनका डायरेक्शन क्या होगी, तो ये प्लेन है ना, इस प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर, तो एक मतलब एक तो इस तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, या अंदर की तरफ, तो इसके अंदर एक तो इस तरफ हो सकती है एंड एक पीछे की तरफ, मतलब कि जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो बाहर की तरफ भी हो सकती है एंड अंदर की तरफ भी हो सकती है। समझ में, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो, शुरुआत थी कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे चलने से पहले हमको देखना चाहिए कि भाई एरिया क्या होता है। तो एरिया तो आपको पता है, एरिया के बाद आपको पता होना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए ना। तो एरिया इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब एरिया वेक्टर होता है ए बी क्रॉस बी सी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो ए बी ए है एंड बी सी ए है, तो ए स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, डायरेक्शन पता लगाएंगे कि जो ए व बी जो प्लेन बना रहे हैं ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इसको आपको अभी मैं नोट कर लेना, आर वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए व बी। अब यहां पे तो मैंने ए बी व बी सी लिया है, तो आप ए बी व बी सी लिख सकते हो। ये जो है ना, ये इसके ऊपर शूट कर सकता है ऐसे, ए व बी दो साइड्स लेनी, मतलब दो साइड्स लेनी है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्लेन बन रहा था ए बी में बी सी, अब इसके परपेंडिकुलर तो या इस तरफ या अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ जेड एक्सिस, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, के कैप एंड अब दोनों में से कौन सी सही होगी, तो 2D फ्रेम है ना, ये 2D फ्रेम, तो इस 2D फ्रेम के अंदर आप कोई सी भी ले सकते हो, अंदर वाले भी ले सकते हो, बाहर वाले भी ले सकते हो। तो ए के कैप ये हो गया, और ए स्क्वायर माइनस के कैप का मतलब अंदर वाला एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हो गई, आपको एरिया समझ में आ गया, एरिया वेक्टर भी समझ में आ गया। एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है ए में बी के जो प्लेन बनता है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी कोई जरूरी नहीं कि ए भी आ जाए, सी डी भी आ जाए, यहाँ पे सी हो जाए, यहाँ पे डी हो जाए, ये ए हो जाए, ये बी हो जाए। तो वो आप जरूरी नहीं कि ये और ये भी लो, ये ए बी एंड बी डी भी ले सकते हो। आपको दो साइड्स लेनी है, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट में ही वेक्टर क्वांटिटी आती है। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे तो सबसे पहले तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रख लेनी है, क्या क्या, कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इनको लिख देता हूं मैं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दूसरा, एरिया का डायरेक्शन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है।
ठीक है, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं एक। इनको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। हमारे पास क्या है ना, हमारे पास है एक रेक्टेंगल। हो सकता है मेरे से इतना सही नहीं बन पाए। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ है एल एंड ब्रेथ बी। हमको बताना है इसका एरिया, एरिया तो बता दोगे आप, एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। एंड साइड में ये एक और देख लो आप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। हमारे पास में एक है सर्कुलर प्लेट ठीक है ना, ये है सर्कुलर प्लेट जिसकी रेडियस है आर। तो इसका भी एरिया बताना है एंड एरिया वेक्टर बताना है, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसके पास डायरेक्शन वेक्टर भी तो होगा ना। तो देखो आपको आता होगा और मैं भी बता देता हूँ। तो इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया। अब इसका एरिया वेक्टर, तो वेक्टर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब प्लेन क्या कौन सा बना, एल इंटू बी। ये एल व बी एक प्लेन बना रहे हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे हो, परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे नीचे की तरफ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है नहीं प्लेन के। अब ये जो परपेंडिकुलर है वो किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। एक ऊपर के वाई एक्सिस पे एंड एक नीचे की वाई एक्सिस पे। देखो तो ऐसे तो लिख के क्या करें, हम ऐसे लिखेंगे एल बी, ऊपर वाई एक्सिस को क्या लिखेंगे, जे, एंड नीचे भी सही है सकते हैं माइनस जे के। ये समझ में आ गया ना आपको, माइनस जे के। अब देखो ये दोनों ना, ये दोनों ही सही है इस कंडीशन के अंदर। 2D फ्रेम होती है ना, अब ये प्लेन 2D के अंदर ही होता है, तो 2D के अंदर ऊपर भी ले सकते हैं एंड नीचे, दोनों दोनों ही ले सकते हैं। जब 3D के अंदर आएंगे ना, हम आगे हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम सिर्फ आउटवर्ड वाला ही वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर ले सकते हैं, अंदर वाला नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर अंदर बाहर दोनों ले सकते हैं। अब इसके अंदर देखो एरिया तो क्या होगा, सर्कुलर प्लेट है तो पाई आर स्क्वेयर। अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी ना। तो देखो डायरेक्शन कैसे होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे, या तो ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो अब ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस है, ऊपर की तरफ है जेड एक्सिस, तो पाई आर स्क्वेयर। जेड एक्सिस को क्या लिखेंगे, के कैप, या पाई आर स्क्वेयर माइनस का के कैप, नीचे वाले को माइनस का, ऊपर वाले को प्लस का। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना आपको। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ये आपको एरिया एंड एरिया वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक है, ये समझ में आना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये 2D के अंदर है, 2D ही तो है, तो 2D के अंदर ऊपर वाला भी ले सकते हैं एंड अंदर वाला भी ले सकते हैं। अब जैसे ये क्यूब आ गई आपके पास में, क्यूब ये तो पता है ना आपको, क्यूब 3D के अंदर होता है ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके अंदर 6 फेस है टोटल, तो 6 फेस के अलग अलग डायरेक्शन वेक्टर होंगे।
डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मान लो ये ऊपर वाला, जैसे ये रूम है, इस रूम का जो छत वाला फ्लैग है ये हो गया, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा वो ये होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बोलना है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर। इस प्लेन का एरिया ये हो गया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर। अब ये फलक ये फेस हो गया, इस रूम का ये फेस मान लो, तो इसका एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो हो गया ये। अब इस वाला फेस, इस रूम का ये वाला फेस समझ लो, तो इस फेस का एरिया वेक्टर होगा ये, ठीक है ना। एरिया वेक्टर को आप इसे ए से डिनोट कर दो। अब ये नीचे वाला फेस, नीचे वाला आप ये इस फर्श को समझ लो, तो इसका एरिया वेक्टर होगा ये। अब इसका जैसे वो सामने वाला फेस है वो, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे परपेंडिकुलर ये ए, वैसे ही पीछे वाले का पीछे की तरफ होगा एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि हमने तो, अब आप क्या बोलोगे कि भाई हमने तो जब प्लेन होता है ना, उस प्लेन का दोनों ऊपर एंड नीचे या अंदर में बाहर दोनों तरफ एरिया वेक्टर ले सकते हैं। तो यहाँ पे यह 3D के अंदर आ गया है ना, यह 3D के अंदर है, तो इसके अंदर वाला एरिया वेक्टर हम नहीं ले सकते हैं। आपने सिर्फ इस एक फेस को ही लिया था, इस एक फेस को, तो ये तो एक प्लेन के रूप में ये आप बोलोगे, तो अंदर भी हो सकता है। जब इस टोटल क्यूब है ना, ये क्यूब तो 3D के अंदर है, तो 3D के अंदर आपको अंदर वाला एरिया वेक्टर नहीं लेना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, हालांकि जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम और समझ लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं ना, तो देखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग perpendicular to a plane surface, perpendicular to a plane surface। तो देखो इसका मतलब क्या है, प्लेन सरफेस के जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेगी ना, वो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। एक बार देखो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस, मतलब कि सरफेस हिंदी में बोलूँ तो भाई सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। एक बार हिंदी में ना थोड़ी ज़्यादा फीलिंग आती है, हिंदी में एक बार फिर से बोल रहा हूँ। देखो, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस। अब देखो, जैसे मेरे पास ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना, ये एक प्लेन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लूं तो आप क्या बताओगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि भाई ई, तो इसका होगा टू क्यों होगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो ही लाइंस निकल रही है ना, हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल 4 है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर तो 2 ही निकल रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक और ये, तो फाई 3 हो जाएगी, फाई 3 हो जाएगी। अब देखो, ठीक है ना, अब एक चीज़ और समझा रहा हूँ जिसको ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक सेकेंड रुकना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपके मन में क्या आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ज़्यादा क्लोज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होगी तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होगी,
क्लोज होगी, ठीक है ना, और ये ज़्यादा क्लोज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब क्लोज को आप सीधा ऐसे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाएगी, और ये बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें भी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ गया। तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, ये है। तो अगर आप सीधा सीधा देखो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो अब देखो ये, तो अब इसको मैं एक बार ऐसा लिख देता हूँ, आपको फील आना चाहिए यार, ऐसा तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ई, ठीक है ना। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा भाई स्ट्रॉन्ग कर दिया, ये तो आपको समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एकदम प्रोपोर्शनल होता है। अब एरिया क्या आते हैं, प्लेन के एरिया के ऊपर तो अब हम आएंगे सरफेस के एरिया। सरफेस का एरिया, अब देखो जैसे यहाँ पे यह सरफेस इतना था, इसमें से 3 लाइनें गुजर रही है, अगर मैं इस सरफेस को इतना बड़ा कर दूं तो ये सभी लाइनें गुजर जाएगी। अगर इसको थोड़ा छोटा कर दूं ये ऐसे, तो इसके अंदर से एक ही लाइन गुजर गई है। मतलब कि भाई सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, सरफेस का एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो अब ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये एरिया के भी प्रोपोर्शनल है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, देख लो यहाँ तक को एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा निकलेगा, ठीक है ना। तो अब इन सभी को दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, फाइव ई डॉट ए। अब डॉट ए क्यों आया अभी मैं आपको बता दूंगा। डॉट है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई ए कोस थीटा। आपके मन में आएगा अरे इसमें तो एंगल आ गया है। यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, इसको आप लिख लेना। अब देखो इसके अंदर थीटा आ गया, कोस थीटा। अब आपको में ये भी आएगा यार, फ्लक्स तो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब एंगल कैसे होगा, क्या होगा, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी। इसको लिख लेना, फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड ए एरिया वेक्टर, एरिया, एंड थीटा। अब थीटा के ऊपर हम बात करेंगे, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ अब। थीटा किन किन के बीच का लेना है, थीटा आ तो गया अब, लेकिन किन किन के बीच का लेंगे, तो देखो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये एक देखो प्लेन है, ये एक प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इस डायरेक्शन में है। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का बोले हमको, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अब हमने देखो, मैंने अभी तक क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर काउंट की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ना, उन्हीं को ही हम काउंट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ही नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर तो है नहीं। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर को मत समझो आप, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर को समझो। इसका एरिया वेक्टर एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर है। अब ये जो एंगल बना रहा है ना,
ये थीटा ये प्लेन के एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होगा। अभी तक हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, ई ए कोस थीटा, अब ये एंगल कौन सा है? ये प्लेन के एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये एक बार फिर से, ये जो एंगल है ना कोस थीटा, ये थीटा किन के बीच में है? प्लेन के एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ये। अब मैं आपको बोल दूं कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले देखो, कंसेप्ट समझना जरूरी है ना। मैंने क्या बोला था, ये आया कैसे, इसको भी देखेंगे। आप बोलोगे पिच, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डायरेक्ट कोस थीटा लिख दिया था, वो क्यों लिखा? तो कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर वही लाइनें काउंट होगी जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब भाई एरिया वेक्टर के एकदम पैरेलल, ठीक है ना। ये तो प्लेन है, जो लाइन ऐसे गुजरेगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, बट एरिया वेक्टर के तो पैरेलल ही होगी ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो थीटा है इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे हम, इस तरफ हो जाएगा थीटा के, इस तरफ देखो ई साइन थीटा, एंड इस तरफ हो जाएगा कंपोनेंट ई कोस थीटा, ई कोस थीटा एंड ई साइन थीटा। अब इसमें से प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? ई कोस थीटा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड ई साइन थीटा। अब देखो, अब ये प्लेन है, इसमें से ऐसे ये लाइन गुजर रही है, तो ये फ्लक्स थोड़ी बनाएगी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ी बनाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो केवल ये ही होगी। तो फाई ई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, ये होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसी से ये आया, ये पहले मैंने ऐसा इस वजह से लिखा था ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा वाला ही कंपोनेंट लेना है आपको। ई ए साइन थीटा कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा, केवल कोस थीटा की वजह से फ्लक्स बनेगा। ये दूसरे शब्द में बोलो तो भाई जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ही फ्लक्स बनाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूँ इसके अंदर। जैसे देखो, ये है, इसका एरिया वेक्टर तो होगा, ये एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर जो ई है ना, वो ई इस डायरेक्शन का है, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो आप बताओ कि इसका कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा? तो मैंने ये बोला था कि भाई दो चीज़ें लिखनी है आपको, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, या दूसरे लैंग्वेज में बोलो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। अब जैसे ये तो है एरिया वेक्टर, ये थीटा है, तो इस तरफ ई का कंपोनेंट आ जाएगा ई साइन थीटा, एंड इस तरफ आ जाएगा ई कोस थीटा। तो ई कोस थीटा देखो, तो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर है एंड एरिया वेक्टर के अलोंग है, ठीक है ना। देखो जो कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, एरिया वेक्टर में इसको एस से डिनोट कर देता हूँ, एरिया वेक्टर के अलोंग होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, ठीक है ना। एंड यह प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो। एंड थीटा, आपको थीटा पूछ लूँ तो थीटा किन किन के बीच का है? एरिया वेक्टर एंड थीटा किन किन के बीच का? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ई एंड ए के बीच का। एंगल बिटवीन ए एंड ई, इनके बीच का ही तो ई एंड ए। तो इस थीटा किन के बीच का है? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का।
तो चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप गलती कहाँ पे करते हो। हालांकि अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गई है, गलती करने के चांस बहुत कम ही है। जैसे ये एक प्लेन है, इस डायरेक्शन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो इसका फ्लक्स बताओ आप। अब फ्लक्स बोला तो इसका ये मत बोल देना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 है ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। एंड दूसरा ये प्लेन है, इसका फ्लक्स बताओ आप मेरे को। अब इसमें भी ऐसा नहीं मैंने बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने गुजरती वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो देखो चलते हैं हम। तो फ्लक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए है एरिया वेक्टर, कोस थीटा ई एंड ए के बीच का एंगल है। तो अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा किन किन के बीच में होता है, ई एंड ए के बीच में। अब इस प्लेन का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस प्लेन का एरिया वेक्टर होगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता है ना यार एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर होगा। एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब ई एंड ए के बीच का एंगल कितना है, देखो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, हो गया ना। तो अब देखो ई ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री होता है 1, तो हमारा फाई कितना आ गया ई ए। अब आपको ई एंड ए की भाई जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हो वो हमें यहाँ पे रख देना है, एंड हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ये है एरिया वेक्टर। जैसे अब इसके साइड जैसे दे दी हो ना, जैसे 2 एंड 3, इसके साइड ये 2 ये 3 हो गए, रेक्टेंगल हो मान लो, तो हम इसको 2 × 3 कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा एंड ई का जो भी दिया हो वैसे। अब इसके अंदर देखो, इसका मैं फाई बताना है। फाई क्या होता है, ई ए कोस थीटा। थीटा किस किस के बीच का होता है, ई एंड ए के बीच का। अब इस प्लेन का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस प्लेन का एरिया वेक्टर, तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर हमारी तरफ ही तो होगा ना, हमारी तरफ ही तो होगा। सामने ये वाला प्लेन है, ये दीवार है मान लो, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, हमारी तरफ होगा, एकदम परपेंडिकुलर प्लेन के। ये एरिया वेक्टर निकालना तो आपको आ गया होगा ना यार अब तक तो। जैसे ये प्लेन है, ये दीवार है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा एकदम हमारे आपकी तरफ सामने इस दीवार का। जैसे वो सामने वाली दीवार है उसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ होगा, ठीक है ना। तो चलो अब देखो, अब इसके अंदर एंगल कितना होगा, ई एंड ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री, तो ई ए कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री होता है 0, तो हमारा फाई हो जाएगा 0। 0 क्यों हो गया, ये तो मेथड था, बाकी फील्ड तो हमने पहले लिया था, क्योंकि इसके अंदर तो देखो ना फील्ड लाइन इस प्लेन के अंदर से तो गुजर ही नहीं रही है ना। प्लेन के अंदर से कब गुजरती, जब पीछे से आती है ऐसे, तब प्लेन के अंदर से गुजरती, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 3D स्पेस पे, जैसे क्यूब, इनमें से क्वेश्चन काफी आएंगे क्यूब वाले। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे एक 3D डायग्राम बना दिया है क्यूब का, क्योंकि अगर मैं वीडियो चालू होता उसके बाद बनाता तो टाइम ज़्यादा हो जाता ना, इसलिए 30-40 सेकेंड बच्चे उतना ही फायदा ही है, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले ही बना दिया। अब देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस डायरेक्शन में ऐसे, मैं इस क्यूब ऊपर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अगर ऊपर बनाऊंगा तो फिर डायग्राम की धज्जियाँ उड़ जाएगी पूरी। इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E = E0 I कैप। आई कैप का मतलब भाई एक्स डायरेक्शन के अंदर। हमको टोटल फ्लक्स बताना है इस क्यूब की वजह से, फाई टोटल मतलब पूरे क्यूब की वजह से जो फ्लक्स गुजरेगा ना वो। अब देखो इसका फ्लक्स कैसे निकालोगे, ठीक है ना। इसका फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे,
इसका ध्यान, अगर 3D डायग्राम हो ना तो आप अलग अलग लेकर निकालो, एक साथ में निकालो। सबसे पहले हम एक प्लग लेंगे, दूसरा प्लग, तीसरा प्लग, चौथा प्लग, पांचवा प्लग, छठा प्लग। तो इसके अंदर टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो हम सबसे पहले पहला फेस लेंगे, उसको हम 5-1 से डिनोट करें। 5-1 पहला प्लग मान लिया ये है, ये मतलब कि इस रूम का ये वाला प्लग, इस रूम का ये वाला प्लग। तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर होगा? इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ऐसे मैंने बोला था कि 3D डायग्राम के अंदर एरिया वेक्टर हमेशा बाहर वाला ही लेना है, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं लेना है। तो देखो 5-1 E कोस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला था हमने। अब थीटा देखो, थीटा क्या है? थीटा E एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। E उस तरफ है, E उस तरफ है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है। इस वाले फलक के लिए, इस वाले फलक के लिए मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ ना, आप कंफ्यूज हो ही जाओगे, मुझे पता है। अब समझ आया? ये वाला फलक मैंने उठा लिया यहाँ से, इसका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ये, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तक तो सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे E एंड A के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो EA कोस 180 डिग्री। अब E की जगह क्या है? E नॉट आई कैप, आई कैप तो वो डायरेक्शन बता रहा है। तो देखो अब E नॉट ए क्या होगा? ए एरिया होगा ना, एरिया। तो मान लो कि भाई ये साइड भी A है, ये भी A है, ये भी A है। क्यूब है तो क्यूब की सभी साइड इक्वली होगी ना। तो एरिया क्या होगा? A का स्क्वायर कोस 180 कितना होता है? -1 होता है। तो माइनस ये आगे आ जाएगा। तो ये पहले फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, माइनस का E नॉट A का। तो चलो ये आपको समझ में आ गया, E नॉट A का स्क्वायर। और एक चीज़ ये रख लेना, क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर स्केलर क्वांटिटी। आर इसके बारे में मेरे को कम ही पता है, इंग्लिश हालांकि आती कम है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड एरिया वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम लेंगे इसका सेकेंड फेस, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिया था ना हमने इसका, इस वजह से। अब इसको देखो, अब हम सेकेंड फ्लक्स ले रहे हैं। मान लो ये ऊपर, ये है ना, ये इसको फील लेने के लिए भाई ये छत वाला समझ दो, मेरे रूम का जो छत है उस वो फ्लक। तो देखो ये फेस, ठीक है। इस फेस का देखो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? एरिया वेक्टर मैं फिर से बोल दूँ, जो एरिया वेक्टर होगा ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ऊपर की तरफ होगा ऐसे, और यही हमको लेना है 3D डायग्राम के अंदर, नीचे वाला नहीं लेना है। एंड इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो 5-2 मार्कर में थोड़ी इंक भी डालनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा चल जाएगा अभी तक। तो 5-2 E A कोस थीटा क्या होगा? थीटा आप देख लो, E एंड A के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री। अब थोड़ा बहुत स्पेस बच्चा रहे, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब E A कोस 90, कोस 90 भाई होता है 0, 0 होगा तो 5-2 कितना हो जाएगा? 0। अब ये चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। तो 5-2 0,
अब फाई थ्री के लिए हम तीसरा फेस लेंगे। अब हम लेते हैं हमारा तीसरा फेस, ये ले लिया, ये हो गया। अब हम लेते हैं ये वाला, मेरे सामने वाला फलक। तो देखो ये ऐसा ही है ना, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इसका एरिया वेक्टर इस तरफ ही तो होगा, बाहर की तरफ। ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो इसके अंदर ए एंड ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो फाई थ्री इक्वल टू ई ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री होता है 1। तो देखो, अब देखो 1 होता है तो ई क्या है? ई नोट आई कैप। आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो मैंने यहाँ पे तो ऐसे बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। आई कैप है ना, तो आप अपने आप ही समझ जाना कि एक्स डायरेक्शन में। तो ई नोट ए की जगह एरिया आएगा इस वाले फलक का, पूरे क्यूब का नहीं, जो फलक लिया है उसका एरिया। तो हर साइड ए है, तो ए का स्क्वायर कोस 0 डिग्री होता है 1, तो ये हो जाएगा फाई थ्री। तो इसको देखो, फाई थ्री ई नोट ए का स्क्वायर, ये फाई थ्री आ गया। अब फाई फोर देखो, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक। अब लेते हैं वो वाला फलक। तो फाई फोर देखो, चौथा फलक कौन सा? ये। इसके अंदर एरिया वेक्टर तो ऐसा बाहर की तरफ ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इस तरफ है। तो ई एंड ए के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री है। एरिया वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर आपकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। एक बार फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, एंगल 90 डिग्री। तो देखो कोस 90 डिग्री होता है 0, तो फाई फोर भी हो जाएगा 0। ये चौथा फलक हो गया। अब ये फर्स्ट वाला फलक ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अभी तक मैं फर्स्ट वाला फलक है ये। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। तो ऊपर या तो इस तरफ लेंगे तो ये तो क्यूब के अंदर आ जाएगा ना, हमें तो बाहर वाला लेना है। तो ये हो जाएगा, ये ए एंड ई एक्स डायरेक्शन में, तो ई ये होगा। यहाँ पे भी थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो फाइव कितना आ जाएगा? 0। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? थीटा 90 डिग्री है तो 0 होगा ना भाई। अब कौन सा फलक ले रहे हैं? देखो 5 फलक तो हो गए ना, ये भी हो गया। अब बचा है उस तरफ वाला, मतलब ये वाला फलक, दीवार है जो बोर्ड लगा है। तो ये छठा फलक, ये लास्ट है। ये पीछे वाला फलक है, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? ऐसे अंदर की तरफ तो होगा नहीं ना, वो पीछे वाला फलक है। एरिया वेक्टर ये लेंगे, ये तो क्यूब के अंदर आ जाएगा ना, हमें लेना है पीछे वाला जो बाहर होगा, क्योंकि 3D डायग्राम के अंदर हमेशा आउटवर्ड वाला ही एरिया वेक्टर लेना है। ठीक है ना। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 6 मतलब छठे फलक की वजह से जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी होगा 0। अब हमें तो निकालना है टोटल फ्लक्स। अब मैं देखो यार यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनको भी मिटा ही देता हूँ ना यार। फाई टोटल कितना होगा? अब देखो फाई है, स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड कर सकते हैं। फाई 1, फाई 2, फाई 3 प्लस फाई 4, फाई 5, फाई 6, ऐसे सबको ऐड कर लेना है। तो फाई 1 कितना है? ई नोट ए का स्क्वायर। फाई 2 कितना है? 0। फाई 3 कितना है? अब 0 तो मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, ये माइनस है। फाई 1 माइनस का ई नोट ए स्क्वायर प्लस ई नोट ए का स्क्वायर, बाकी सभी 0 हैं तो ऐड होंगे तो फाइनल 0 ही आएगा। तो 5 टोटल कितना है हमारे पास में? 0। 5 टोटल कितना है? 0।
एक बार मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। और अब एक जो बात लिखा रहा हूँ ना, उसको ज़रूर ज़रूर लिखना है और याद कर लेना है, माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं। एक चीज़ इसको लिख लेना आप, ठीक है ना, इनको मिटा रहा हूँ। और अब एक नोट का पॉइंट लिख लेना आप, जो आपके बहुत काम आएगा, बोर्ड में तो आएगा ही। क्या लिखना है देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो एंड 3D डायग्राम हो, और अंदर, मतलब 3D डायग्राम के अंदर कोई भी चार्ज ना रखा हो, थ्री डी डायग्राम के अंदर कोई भी चार्ज ना रखा हो, ना हो, तो इस कंडीशन के अंदर ना, इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स 0 होगा। भाई टोटल कितना होगा? 0। इसको आप नोट कर लेना, टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो 3D डायग्राम के ऊपर ही है, ठीक है ना। और इसको मिटा देता हूँ मैं। इसको ध्यान रखना कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, 3D डायग्राम हो एंड 3D डायग्राम के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स 0 होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, हमारे पास में ये एक सिलेंडर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन बता कि क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिख के देता हूँ, ई नोट आई कैप। आई कैप लिख दे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल गई होगी, एक्स डायरेक्शन में है। अब देखो, अब हमें ना इस सिलेंडर से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ्लक्स की वजह से इस फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। और उसके बाद में ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस, जैसे ये सिलेंडर है ना ऐसे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ये है। तो टोटल हमको 3 बार फ्लक्स निकालना पड़ेगा। φ1, एक बार फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा, ये वाला फेस लिया है मैंने, ये। तो इस फेस का देखो, जैसे ये है, अलग से बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इसका एरिया वेक्टर होगा ये, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ए एंड ई के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ए एंड ई के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो अब देखो, ई ए कोस 180 होता है -1,
cos 180 डिग्री -1 होता है। एंड ई हमको दे रखा है, ई नोट है, ई नोट। एंड ए क्या है, एरिया है इस वाले फेस का। ये सर्कल है तो सर्कल के फॉर्म में ही तो है। एंड रेडियस इसकी आर मान लो आप, इस सिलेंडर की रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा ए पाई आर स्क्वायर। कोस 180 होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये हो गया 5/1। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। और अब लेते हैं सेकेंड वाला फेज। ये इसके अंदर देखो, इसका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ ही होगा ना, ऐसे अंदर तो होगा नहीं सिलेंडर के, क्योंकि 3D डायग्राम में अंदर वाला नहीं लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में ये ए है एंड ई भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो गया। तो ई ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री होता है 1, तो ई की जगह ई नोट पाई आर स्क्वायर, कोस 0 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 5/2। अब निकालेंगे 5/3 इस कर्व्ड सरफेस की वजह से, इस सिलेंडर ऐसे कर्व्ड सरफेस की वजह से। अब देखो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर निकालेंगे ना, वो तो अब इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा ना। जैसे हर एक पॉइंट पे देखोगे ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर ही होगा, इस तरफ भी इस तरफ भी, हर एक पॉइंट के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे आपने ये तो देखा होगा कि ये सर्कल है, सर्कल मान लो या स्फीयर मान लो, इसकी वजह से जो, अब जैसे ये रेडियस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी ना, ऐसे निकलेगी। अब ऐसे तो ऐसा मान नहीं सकते ना, ये आप समझने में भाई ऐसा ही समझ लो ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो एकदम इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, किसी एंगल पे नहीं होने वाला है। तो एरिया वेक्टर इस तरफ, ई इस तरफ है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 5/3 ई ए कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री होता है 0। तो अब ई ए चाहे कुछ भी हो, 5/3 टोटल ये आ जाएगा 0। अब टोटल 5, तो देखो टोटल 5, ये माइनस ई नोट, इसमें माइनस आ गया, इसमें प्लस आ गया, और दोनों सेम ही है, और ये तो 0 है ही, तो टोटल 5 आ गया हमारे पास में 0। इस सिलेंडर से टोटल निकलने वाला फ्लक्स कितना है 0। और ये भी देख लो, और वो ही लाइन मैंने पहले नोट के रूप में लिखवाई थी। क्या लिखवाया था नोट के रूप में, कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, 3D डायग्राम हो, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हो, तो इसे निकलने वाला टोटल फ्लक्स 0 होगा। अगर इसके अंदर E = E नोट, उसके बाद में x i कैप होता ना, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स 0 नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स 0 नहीं होता। यहाँ पे E नोट आ गया है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार फिर से देख लो, अगर E = E नोट x i कैप आ जाता ना, तो फाई टोटल 0 नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो चलो अब हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जहाँ से आप, और यही गॉस लॉ है, ठीक है ना, यही गॉस लॉ है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। आ जाना है क्या, आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसको समझ लो, गॉस लॉ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये हमारे पास में एक स्फीयर है, ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, और इसके अंदर एक प्लस q चार्ज हमने रख दिए। अब हमें इसकी वजह से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उसको बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। अब वो कैसे बताएंगे, अब इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले तो क्या था ना, हमारे पास पहले तो क्यूब था, तो क्यूब के अंदर तुम अलग अलग फेस लेके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, उसके बाद हमने सब 6 फेस थे, उन 6 को ऐड कर दिया, हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब इस स्फीयर है, स्फीयर के अंदर फेस तो है नहीं, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, हमको इसके अंदर छोटे छोटे एरियाज लेने हैं, छोटे छोटे एरिया लेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, उसके बाद में हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास में टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो देखो, अब देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एरिया ले लिया, छोटा सा एरिया है डी ए, इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है डी ए, छोटा सा एरिया लिया, एरिया वेक्टर हो गया डी ए। दूसरा, इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा ना, तो इस तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और इस प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंड कितना होगा 1/4πε0 क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब भाई छोटा सा एरिया लिया है तो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए। अब देखो कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा, थीटा क्या होता है ए एंड ई के बीच का एंगल, तो ए भी इस तरफ ई भी इस तरफ, थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री होता है 1, तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं ना। तो बस ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हमने ये पढ़ा था ना, ये इससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखो एक बार इनको मैं बता, ई डी ए, हमने छोटा सा एरिया लिया जिसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स आ गया, छोटा सा फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया लेते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो क्या ये सही होगा, पॉसिबल होगा कि हम छोटे छोटे एरिया लेंगे और सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल फ्लक्स आ जाएगा? तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ते जाना और फाइनल में हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ई डी ए, तो 5 इक्वल टू, अब ई क्या है, आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, तो आर तो कांस्टेंट है ना, ई का फॉर्मूला ये होता है, ये सभी कांस्टेंट है, आर ही वेरिएबल है, बट यहाँ पे आर भी कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट ही है ना, ये रेडियस, तो ई हमारा कांस्टेंट होगा, ये आ जाएगा बाहर, ये हो गया डी ए। अब अंदर बचा है डी ए। अब देखो इस वजह से, छोटे से एरिया की वजह से ये डी ए लिया, ये और छोटा सा एरिया डी ए लिया, और छोटा सा एरिया डी ए लिया, डी ए लेते जाएंगे तो टोटल एरिया कितना आएगा, ए आ जाएगा, तो ये हो गया ई ए। डी ए को जोड़ते जाएंगे तो ए हो जाएगा पूरा। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे की वजह से। बट अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हुई अभी। अब देखो ई की जगह वो मान रख देंगे 4πε0 क्यू आर का स्क्वायर, एंड ए की जगह ए क्या है, स्पेयर का एरिया ही तो होगा ना ए, तो स्पेयर का एरिया होगा 4πr का स्क्वायर, तो 4πr² से गया 5 इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ये है गॉस लॉ, ये है गॉस लॉ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना कहाँ से आया है गॉस लॉ, इस स्पेयर की वजह से, स्पेयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था टोटल, वो है गॉस लॉ। तो आई होप यार गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज का टाइम काफ़ी हो गया है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इनको नोट करते जाना है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर गॉस लॉ लेके, ठीक है ना। अब यहाँ से ये गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन है, अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम आगे। तो चलिए चलते हैं अब।